नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है, इसमें आप में से जो लोग नए आए हैं उनके लिए खास तौर पे मैं एक रिवाइज कर देता हूँ और बाकी लोग भी देख लेंगे। जो ऑथेंटिक हमारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है जिसको हम बैंकिंग सेक्टर भी कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, इसमें कॉरपोरेशंस हैं जैसे पीआईए, पाकिस्तान स्टील और बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं। एजुकेशन सेक्टर है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज, उनकी बड़ी बड़ी चेन या उनके बड़े बड़े जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। गवर्नमेंट इटसेल्फ पूरी की पूरी जो है वो इसमें शामिल होती है, जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टर्न अराउंड हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान स्टील का परसों गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है कि जी हम नहीं इसको कंटिन्यू करेंगे, लोगों को फारिग करके और इसको हम कर देंगे। दैट इज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज कि इसको टर्न अराउंड किया जाए और इसको सीधा किया जाए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसमें सब अदर इंडस्ट्रीज हैं जो कि इसमें आ सकती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2006 में इसकी जो एनुअल फंक्शन था, हर साल होता है, उसमें तशरीफ ले गई थी और शी इज द ओनली प्रीमियर फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने इसमें शिरकत की और इसको उन्होंने सीखा उससे और वापस आके उन्होंने नेशनल असेंबली में एक सेशन भी कराया था इसका, ट्रेनिंग का। तो यस, दीज थिंग्स आर डूएबल अगर टॉप मैनेजमेंट जो है इसको बिलीव करती है। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि इसकी टाइमिंग क्या होती है। आप किसी सिक यूनिट को रिवाइव करने के मंसूबे बनाते हैं या प्लान करते हैं तो इसका टाइम कौन सा होता है कि कब ये करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जो 4-5 बड़ी कॉरपोरेशंस हैं या आपके सेक्टर में छोटी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं या कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइमिंग इज क्रिटिकल व्हेन अ कंपनी इज अंडर परफॉर्मिंग, यानी एक कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही तब भी आप इसको ले सकते हैं। Steps must be taken early to address the causes of underperforming and effective actions must be implemented to restore value for the company's many stakeholders. एक खास टाइम इसका जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर हम इसको देखते हैं कि जब भी आप किसी सिक यूनिट की बात करते हैं तो उस सिक यूनिट के बारे में आपके 3 ओपिनियन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन हो सकती हैं आपके पास। वन ऑप्शन इज, डू दे वांट टू सेल द बिजनेस, आप उसको बेचना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो पाकिस्तान ने बेच दी। जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो थे, इसका नाम पहले इंटर कॉन्टिनेंटल होटल होता था और ये गवर्नमेंट की मिल्कियत होते थे, गवर्नमेंट इसको ओन करती थी और ये फिर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में बेच दिए। और ये हाशवानी साहब ने ये 3 शायद पीसी होटल थे और 3 हॉलिडे इन के नाम से होटल थे उस ज़माने में, फिर वो मैरियट में कन्वर्ट हुए बाद में। तो ये जो होटल्स हैं इनको कैसे उन्होंने लिया है और कैसे उसको वो मैनेज करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसको आपने बेचना है या आपने किस तरह लेना है। मैं एक सेकंड जरा कैमरे को दोबारा ऑन करके देखूं। देयर इज समथिंग रॉन्ग टुडे। अगर कैमरा ऑन हो जाए, यूएसबी वेब, ओके। डू दे वांट टू सेल द बिजनेस, यानी क्या वो उसको बिल्कुल बेचना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टे इन द बिजनेस, यानी दे वांट टू स्टे, वो बेचना नहीं चाहते बल्कि उस बिजनेस को ठीक करना चाहते हैं और उसको टर्न अराउंड करना चाहते हैं। तीसरी ऑप्शन ये होती है जस्ट क्लोज एंड वॉक अवे। ये तीनों ऑप्शंस आपको किसी भी जब इंडस्ट्री को आप करने जाएंगे तो वो आपको आपसे आपके ऑप्शन उसमें आ सकती हैं, जिस ऑप्शन को देख के वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पहले उसके मालिक से या उसके ओनर से पूछेंगे कि भाई क्या तुम इसको बेचना चाहते हो, तो उसकी नोक पलक संवार के थोड़ा बहुत ठीक करके तो उसको बेच देते हैं। जैसे अक्सर बैंक्स करते हैं कि वो अपने लोन्स वगैरह सीधे करके रिकवरी करके कुछ ना कुछ उसकी शक्ल सूरत सीधी करके अपनी कुछ ब्रांचें बंद करके कुछ अपनी एफिशिएंसी दिखा के तो वो उसको बेच देते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें स्टे इन द बिजनेस, दे वांट टू स्टे इन द बिजनेस, बिजनेस को रन करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। और तीसरी ऑप्शन जो है उसमें ये होता है कि आप
जस्ट बिजनेस को ताला लगा देते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तीसरे ऑप्शन में अक्सर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, या हमारी फिलॉसफी में तो ये ऑप्शन नहीं होती, लेकिन लोग इसको फॉलो करते हैं बहरहाल। उसके बाद हाउ टू टर्न अराउंड अ फेलिंग बिजनेस, ये जो स्लाइड है ना, ये क्रक्स है पूरी हमारी इस प्रेजेंटेशन का, और हमारी जो अगली सारे सेशन जो चलने हैं वो इनके कुछ ऑफशूट्स होंगे, और इनमें से कुछ निकलेंगे जिनको हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपका जो एक कल क्वेश्चन था, गालिबन आतिफ साहब ने किया था कि रियल एस्टेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिक फ्रेमवर्क तो यही रहेगा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फिर हम रियल एस्टेट बिजनेस की जो एग्जांपल्स हैं वो इसके अंदर हम फिट करेंगे, लेकिन स्केलेटन हमारा यही रहेगा। अगर हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तब भी हमारा स्केलेटन यही रहेगा, और इस फ्रेमवर्क में हमने लाके उसको फिट करना है, जिससे हम इसको बाद में एनालाइज करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स भी उसकी लेंगे, और उसकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं दूसरे मुल्कों की वो भी हम ले सकते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे हम पहले नंबर पे हमारे आती है कंपटीशन एनालिसिस। हम किसी भी बिजनेस का अगर फेलियर है उसको देखने में जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि ये बिजनेस जो है इसके कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, या क्या सरकार इसके कंपटीशन में है। अब जैसे हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दो दो तीन तीन कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जिसको यूफोन हम कहते हैं, पीटीसीएल की एक सब्सिडरी है, क्योंकि अभी भी पीटीसीएल के शेयर, पीटीसीएल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं, और उन शेयर्स को जो दूसरे मुल्क हैं या दूसरे मुल्कों की जो वो हैं कंपनीज वो लेती हैं, अभी तक उसको एतिसलात जो है वो उसका पार्टनर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूफोन जो है वो भी एक तरह से कंपटीशन में आता है। तो अगर हम किसी भी बिजनेस को ठीक करने में जा रहे हैं, इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में आप देखते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, तो वो कंपटीशन में है, तो उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल होता है। पीटीसीएल जो है वो, अगर ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं जितने भी, नयाटेल है या और कंपनीज हैं, उसके डायरेक्ट कंपटीशन में है, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन या उनकी बाकी चीजें जो हैं बड़ी फर्क हो जाती हैं। उसको हम फिर डिटेल में आगे जाएंगे जब, तो तब देखेंगे। आज हमने बेसिक फ्रेमवर्क को डिस्कस करना है। आपके सप्लायर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपके सप्लायर्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यूजुअली हम बिजनेस में ये देखते हैं कि जी हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कस्टमर इंपॉर्टेंट हैं, और हमारा जो सप्लायर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, सप्लायर से बहुत फर्क पड़ता है। सप्लायर अगर आपका जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता तो हम उसमें फिर अपने उसको नहीं ले सकते सप्लायर के साथ कंपटीशन में, या सप्लायर की जो अपनी अफादियत है या उसके जो बेनिफिट्स हैं, या रॉ मटेरियल बाज़ औक़ात आपका कोई एक ही उसमें होता है, क्या कहते हैं आपको, एक एक ही सप्लायर है किसी प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट से कोई सप्लाई आती हैं आपको, उस केस में फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें कम्पीट करें। तो उस लिहाज से आपके जो कंपेटिटर हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और उसके साथ आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जी। तो इस केस में फिर आपको ये इस एंगल से देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपकी जो भी ऑप्शन है, हम आगे जाके उसको देख रहे हैं, हम आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ में। तीसरे नंबर पे आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। अच्छा, बाज़ केसेस में क्या होता है कि जैसे अभी हम स्टील मिल की बात कर रहे हैं, या रेलवे की बात करेंगे, या पीटीवी की बात करेंगे, या हम पीआईए की बात करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे एंगल से देखना पड़ेगा। नंबर वन
क्या एम्प्लॉयज़ सरप्लस हैं हमारे, तो भी हमें नुकसान होगा। नंबर 2, अगर एम्प्लॉयज़ हमारे इनकॉम्पिटेंट हैं तो भी हमें नुकसान होगा, हमें उसको देखना पड़ेगा रादर। तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयज़ हमारे कम हैं, बाज़ केसेस में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हमारे पास कम हैं, ऑलमोस्ट हम 50% डॉक्टर्स के साथ अपनी पूरी जो हायरार्की है हेल्थ केयर की वो चला रहे हैं। फिर हमारे बहुत सारी जगहों पे जैसे गायनी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो फ़र्ज़ करें 10 होनी चाहिए तो हम 2 से काम चला रहे हैं। तो इस तरह के जो एम्प्लॉइज़ की रेशो है या एम्प्लॉइज़ की क्वालिटी है या एम्प्लॉइज़ का होना जो है, वो मैटर करता है। आपने टर्न अराउंड जब करना है किसी बिज़नेस को, तो कंपटीशन के साथ, सप्लायर के साथ आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। इसी तरह आपके जो कस्टमर्स हैं, अ, कस्टमर आपके बहुत आपके लिए मायने रखते हैं इन दैट कैपेसिटी के। कस्टमर आप फर्ज करें एक प्रोडक्ट है वो आप गवर्नमेंट के लोगों को दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट है वो आप सिर्फ सिविल लोगों को दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट है उसमें आप दोनों की रेशो रखते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे पीआईई है या पाकिस्तान रेलवे है, इन दोनों के अंदर आप देखेंगे तो आपको डिफेंस सेक्टर के जो ट्रैवलर्स हैं, जैसे फौज के लोग हैं, तीनों अफवाज के, इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह ओल्ड एज के जो एम्प्लॉइज हैं, ओल्ड एज के जो वो हैं, आप कह लें सिटीजन्स 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। तो ये डिस्काउंट्स भी जो हैं बाज़ औक़ात आपको नुकसान देते हैं या आपके लॉस का बायस बनते हैं। ऑल्दो कि जो फ़ौज से लोग ट्रैवल करते हैं पीआईए में और इसमें, या ब्यूरोक्रेसी से लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनके आपस में अकाउंट्स ऑफसेट होते हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये पेमेंट्स जो है ना ये नहीं होती हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। सर्कुलर डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या गैस जनरेट करने के लिए, अब दो हम एनर्जी के दोनों सोर्स हैं, हम इनको इनकी प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे महकमों से तेल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ पीएसओ से हम तेल लेते हैं, रेलवे की बोगियों पे तेल ट्रांसफर होता है, पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी तरह सुई गैस जो है वो भी इस्तेमाल करता है हमारा वापडा, लेकिन वापडा सुई गैस को पेमेंट नहीं करता, पीएसओ को पेमेंट नहीं करता, जबकि अपने एंड यूजर से वो सारे पैसे ले लेता है। बट there are some end users like National Assembly, Senate, Parliament House, President House, Prime Minister House, Supreme Court of Pakistan, Capital Development Authority, चारों गवर्नर हाउस, चारों चीफ मिनिस्टर हाउस और कराची वाटर बोर्ड, ये इदारे जो हैं ये पैसे नहीं देते, पेमेंट नहीं करते, क्योंकि इनकी पेमेंट एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में करनी होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही है, लेकिन ये पेमेंट्स नहीं कर रहे। अभी भी इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं, वापडा की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये सर्कुलर डेट है, पीएसओ के पैसे देने हैं। अच्छा, पीएसओ जो है उसने आगे लोगों के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे जो इंटरनेशनल परचेजिंग करता है तेल की, उन्होंने उनके पैसे देने हैं। तो ये जो सर्कुलर डेट है ना, ये फिर एक दूसरे को तंग करता है। इसके एंड पे जो इसके जो है ना फैक्ट्रीज जो हैं वो अवाम बनती है, गरीब अवाम बनती है। हमारा जो एक बिजली का बिल है इस वक्त मेरे सामने रखा हुआ है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें नीलम जेलम सरचार्ज से लेके और आपका टेलीविजन की फीस 35 रुपए से लेके, जनरल सेल्स टैक्स 893 रुपए से लेके, आपके पास मीटर का किराया है उससे लेके, मीटर की सर्विस है, किराया सर्विस, वो लेके, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से लेके, एफसी सरचार्ज से लेके, पीआर सरचार्ज से लेके, और इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और फर्दर टैक्स, नीलम जेलम टैक्स मैंने पहले बोल दिया, सेल्स टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, महसूल बिजली, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्दर टैक्स,
फिर टैक्स ऑन FPA, और फिर उसके बाद एक टोटल है। अब ये जितने सारे टैक्स जो हैं एक अवाम पे कर रही है, जिसमें जो बिजली का बिल है वो 4,638 रुपए है, और सारे टैक्स मिला के 6,735 रुपए बिजली का बिल दिया जा रहा है। अब ये जो गरीब आवाम पे कर रही है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गरीब आवाम पे कर रही है उन अल्लों तल्लों की कीमत जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वापडा वो कर रही है। और वापडा ने जिन लोगों से पैसे लेने हैं और वापडा ने जिन लोगों के पैसे देने हैं, ये सप्लायर्स और कस्टमर्स दोनों, आप आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 4, ये दोनों टर्न अराउंड मैनेजमेंट में जब आप किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो फिर आपको ये इसलिए पॉइंट लिखे गए हैं आपको समझाने की खातिर कि ये एलिमेंट भी आपको देखने पड़ेंगे कि इस कंपनी के सप्लायर्स कितने हैं जिनके पैसे देने हैं, और इस कंपनी के कस्टमर्स कितने हैं जिनको इसके पैसे देने हैं। इसी तरह पैसे जो है, मनी, फंड्स, रेवेन्यू, ये इटसेल्फ एक सेगमेंट है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। इसी तरह मार्केटिंग है। मार्केटिंग बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इम्पोर्टेंट है। आपकी मार्केटिंग की सबसे बैड एग्जांपल जो है वो आपकी आपकी कंपनीज हैं। वन इज रेडियो पाकिस्तान, द अदर वन इज पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, द थर्ड वन इज PTCL। PTCL की जो मार्केटिंग है वो उस तरह नहीं हो रही, PTCL की जो लैंडलाइन की मार्केटिंग है वो उस तरह नहीं हो रही। अभी तो वो अपनी बदमाशी चला रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि चूंकि मेन बैकबोन उनके पास है, CMEV3 और ऑक्सीजन फ्लैग, ये तीन इनकी जो बेसिक पाइपलाइंस हैं इंटरनेट की जो ग्लोबल नेटवर्किंग से हमें पाकिस्तान को मिलती हैं, वो PTCL के थ्रू आती हैं, और PTCL फिर आगे गरीबों में तकसीम करता है चारों टेलीकॉम कंपनीज को और सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस रेफरेंस से उस लेवल पे PTCL की मार्केटिंग नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हर महीने 5,000 लोग अपने जो लैंडलाइन के टेलीफोन नंबर हैं, जो कि बहुत ही कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसमें से और कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 60 लाख टोटल कनेक्शन थे हमारे पास, जिसमें से 5,000 सारे ले ऑफ होके तो अब तकरीबन आधे रह गए हैं, और वो भी आगे निकल रहे हैं। और उसके बहुत सारे रीजन ये भी हैं कि कॉपर में लास्ट माइल मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है, फाइबर पे या इस पे बहुत सस्ती है, इस पे लॉसेस नहीं होते वायरलेस पे, या सेल नंबर जो है, सेल फोन आपका जो है। तो मार्केटिंग आपकी रेडियो पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है बहुत पुअर है। रेडियो पाकिस्तान की कंपटीशन में जो प्राइवेट सेक्टर के रेडियो स्टेशन हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। टेलीविजन PTV जो है वो अगर ये अर्तुगरुल का ड्रामा निकाल दें बीच में से, तो ये अभी तक तो सिर्फ हमारे बिजली के बिलों की जो 35 रुपए की फीस है, 9 अरब रुपए एक साल में हम इनको देते हैं, तो उसकी फीस से ये चल रहा है अभी तक। ठीक है जी। अच्छा, अलायंसेस हैं बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि जिस तरह मैंने अभी सर्कुलर डेट का जिक्र किया था कि PSO, पाकिस्तान रेलवे, सुई गैस का महकमा पूरे का पूरा, फिर ये बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं उन सब का एक अलायंस बनता है। ठीक है ना। फिर पाकिस्तान में शुगर मिलें हैं, पाकिस्तान में खाद फैक्ट्रियां हैं, और इस तरह के सरकारी इदारे जो हैं। तो ये सारे अलायंसेस भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी टर्न अराउंड मैनेजमेंट ऑफ अ फेलिंग बिजनेस। ठीक है ना। ये अलायंसेस भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं। तो ये जो स्लाइड है ना, बेसिकली ये आपकी अगली जितनी भी डिस्कशंस होनी है उसमें से इसके अंदर हमने डेलिब्रेट करना है, और इसके अंदर हमने इसको मैनेज करना है कि कंपटीशन एनालिसिस में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है इस कॉन्टेक्स्ट में, और इस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन में आप देखें तो डिपार्टमेंट की आपस में कम्युनिकेशन है, PSO पाकिस्तान, PSO, सुई गैस और जितने इनके डिफॉल्टर्स हैं उन सब की आपस में कम्युनिकेशन है। गवर्नमेंट की PSO के साथ कम्युनिकेशन है, PSO की सुई गैस के साथ कम्युनिकेशन है,
सुई गैस की अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन है। कराची वाटर बोर्ड जो है बहुत बड़ा कस्टमर है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक को पैसे देने होते हैं उसने अपने पंप चलाने के लिए। इसी तरह वापडा को यानी के इलेक्ट्रिक को अपनी प्लांट चलाने के लिए गैस चाहिए होती है, तो वो सुई गैस का मकरूज है या सुई गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। सुई गैस डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसे देगा तो वो चलेंगे आगे। तो ये जो घन चक्कर है सारे का सारा, इसमें जितनी अच्छी कम्युनिकेशन आपकी आपस में होगी, जितनी क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जितने आप इसको फेयर तरीके से एनालाइज करेंगे और चलाएंगे, तो उतनी ही अच्छी आप अपने टर्न अराउंड मैनेजमेंट की जो पूरी कैंपेन है 360 डिग्री में जो पूरा एनालिसिस है उसका, वो डिपेंड करता है। फिर ये जो आखिरी पॉइंट है, इसको आप हर एक के साथ क्रॉस मैच करेंगे। मैं वापस ऊपर जाता हूँ पहले पॉइंट पे। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंपटीशन के लिए भी होगी कि आपकी उनके साथ कैसी कम्युनिकेशन है। फिर आपकी कम्युनिकेशन सप्लायर्स के साथ भी होगी। फिर आपकी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के साथ भी होगी। फिर आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ भी होगी। फिर आपकी कम्युनिकेशन मार्केटिंग के साथ भी होगी। फिर आपकी कम्युनिकेशन अलायंसेस के साथ भी होगी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके टर्न अराउंड मैनेजमेंट को एक बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं। टर्न अराउंड मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटलाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस, ऑटोमेशन ऑफ द होल प्रोसेस, मैकेनाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को टर्न अराउंड करने जाते हैं, तो आपका जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हैं उसके अंदर मैकेनाइजेशन यानी मशीन का जो इम्पैक्ट है, जैसे गंदम को आप कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ या थ्रेशर के साथ प्रोसेस करते हैं, इसी तरह गंदम की जो बिजाई है वो भी आप मशीनों के साथ करेंगे, तो ये मैकेनाइजेशन कहलाता है पूरा प्रोसेस। इस तरह स्प्रे करने हैं अभी, या आपने ड्रिप इरिगेशन के साथ, या आप करते हैं मुख्तलिफ सिस्टम जो है इरिगेशन के, पाइप लगा के, और फ्लड के अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं वो आप करते हैं, तो वो आपके सिस्टम्स और प्रोसेसेस में आते हैं। इसी तरह आप जितनी भी एंगल से, फर्ज करें आप अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेट कर लेते हैं, जिसको आजकल हम डिजिटलाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं। आपका फिंगरप्रिंट से या रेटिना से या आपके फेशियल रिकग्निशन से आपकी अटेंडेंस लग रही है। आप जितनी देर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जितनी देर क्लास में हैं, फेशियल रिकग्निशन से आपकी अटेंडेंस लग रही है। आपका जो ह्यूमन बास जगहों पे एक बैंड इस्तेमाल होता है, हाथ में पहना हुआ होता है, वो आपको मैग्नेटिज्म के साथ आपका एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी वेव्स होती हैं या इंफ्रारेड होती हैं, या आजकल और उसके ब्लू डिफरेंट ब्लूटूथ के साथ आपके कनेक्टिविटी होती है। तो वो आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद आपकी जो है सिस्टम्स के साथ फिर प्रोसेसेस हैं। जैसे आप टेक्सटाइल के सेक्टर को देखते हैं, तो टेक्सटाइल के सेक्टर को आप लेके जाते हैं उसमें ऑटोमेशन में, उनके अंदर आप मशीनें चेंज कर देते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें ले आते हैं। आप मशीनों की जो परफॉर्मेंस है उसको कनेक्ट करके आप GPIB कनेक्टिविटी के थ्रू अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर्स पे, आप बेशक इंग्लैंड में बैठे हैं, जैसे कल की खबरों में बताया जा रहा था कि जी जो मियां नवाज शरीफ साहब की शुगर मिलें हैं, उनके सारे जो प्रोसेसेस और सिस्टम्स और दफ्तर हैं उनके अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और वो इंग्लैंड में बैठ के अपनी मिलों की सारी परफॉर्मेंस और चोरी चकारी या जो भी छापे पड़ रहे हैं नैब के और FIA विजिट कर रहा है, तो वो सारे कैमरे और वहाँ कनेक्टिविटी वो देख रहे होते थे, वो अभी उन्होंने कब्जे में लिए हैं और उसको देख रहे हैं। ये चीजें सारी नेगेटिव पोस्चर में भी और पॉजिटिव पोस्चर में भी वो आपके प्रोसेसेस में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब आपने टर्न अराउंड करना है तो आपने उसको भी देखना है। अगला जो हमारा पोर्शन है या हमारा सेटअप है वो टाइम मैनेजमेंट है। कम्युनिकेशन की तरह टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही डिफरेंट या इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, स्टार्ट भी आप किस वक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का सीजन है
तो आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ। रमज़ान शरीफ की कोई चीज़ है जो पहले रमज़ान से पहले स्टार्ट करनी है, आप उसको रमज़ान गुजरने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है आपकी। इसी तरह आप अगर कोई टर्न अराउंड मैनेजमेंट जो है आपकी, वो सर्दियां और गर्मियां उसके सीजन के साथ डिपेंडेंट है। फर्ज करें एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, या कोई एयर कंडीशनिंग के प्लांट हैं, या कोई कंपनी ऐसी है जो एयर कंडीशनिंग में डील करती है, उसको आपने स्टार्ट करना है, तो क्या आपको वो मई जून में जाके स्टार्ट करना होगा, तो उस वक्त तो सीजन चल रहा होगा, या आपने कोई ऑटोमेशन करनी होगी, तो आपको सीजन शुरू होने से बहुत पहले, जैसे इनका सीजन जनवरी में शुरू हो जाता है एयर कंडीशनिंग कंपनीज का, इनको सारी प्लानिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने इनके प्लानिंग के होते हैं, और 9 महीने फिर इनके आगे इसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के होते हैं। तो इनका जनवरी से सीजन शुरू हो जाता है, इनकी शिपमेंट्स आ जाती हैं, इनकी डिलीवरीज शुरू हो जाती हैं, इनकी इंस्टॉलेशन और उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये किसी भी टर्न अराउंड बिजनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको देखें कि आप कब शुरू कर रहे हैं, इसको कितना टाइम लगेगा। 6 महीने के बाद फर्ज करें आपका जो पीक सीजन है, गन्ने का सीजन फर्ज करें शुरू हो जाता है, और उसमें आप पूरी फैक्ट्री की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं या पूरी फैक्ट्री के बिजनेस को रिवैम्प कर रहे हैं, तो वो आप लेट हो जाएंगे। फिर आप अपने वो, क्योंकि ट्रॉलियां तो गन्ने की आएंगी, मिल चलेगी, तो वो गन्ना इनटेक लेंगे, उसके बाद उसकी रॉ रॉ मटेरियल आके प्रोडक्शन शुरू होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह रॉ मटेरियल अगर आपका लेट हो जाता है, जैसे अभी हमारे कोविड-19 के लिए मास्क हमें बनाने थे, मास्क के लिए जो फैब्रिक हमें चाइना से चाहिए थी, उसकी जो इलास्टिक लगती है वो हमें चाहिए थी, सारा कुछ चाइना से आता है। अगर उसकी शिपमेंट लेट है तो आपकी पूरी टाइम मैनेजमेंट जो है उसकी खराब हो जाएगी। और ये 2-3 महीने पीक के जो हैं हमारे, इसमें मैक्सिमम अगर किसी का बिजनेस है मास्क बनाने का या वेंटिलेटर्स को बेचने का या प्रोवाइड करने का, तो आप उस टाइम मैनेजमेंट को ज़ाया कर देंगे। आप उसको अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे, अपना वो जो चंक है आपका वो निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप मास्क बनाने के 10 लाख मास्क पर डे बनाना शुरू कर देंगे, तो आपके किसी काम के नहीं, अनलेस कि आपकी कोई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट हो, वगैरह वगैरह। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट है, ये भी हर हर डिपार्टमेंट जो ऊपर हमने गिने हैं उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। Turning a failing business around is possible. You just need to be willing to take a hard look at what got you there in the first place and then act on it before it gets out of hand. वक्त पे लगाया हुआ एक टांका बेवक्त के 9 टांकों से बेहतर है। कैलकुलेट बहुत अच्छा करना है आपने, और ये जो 8 डिपार्टमेंट हमने आपको गिनवाए हैं ऊपर, या सेगमेंट्स जो है, ये एक्शन प्लान जो है, ये आपको मैनेज करने हैं, बट इन टाइम। उसके बाद हम चलते हैं की एक्शन प्लान जो है हमारे। आइडेंटिफाई, अच्छा आइडेंटिफाई जाहिर तो एक लफ्ज़ है, लेकिन आपने एनालाइज करना है कि विच प्रोडक्ट और सर्विस इज योर मोस्ट प्रॉफिटेबल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर कोर बिजनेस इज और व्हाट यू थॉट इट वाज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्ज करें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई ऐसी दवाइयाँ 7-8 दवाइयाँ बनाती है, लेकिन उसकी एक दवाई जो है वो ग्लोबली उसको टॉप हिट कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने जिक्र किया था जब हमने फार्मेसिया अपजॉन, फार्मेसिया एंड अपजॉन, और फिर उसको फाइजर ने एक्वायर कर लिया। फाइजर ने एक दवाई जो थी उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसके अंदर अपने आप को नंबर 1 कर लिया, ठीक है ना। तो उस दवाई, उस मेडिसिन या उस टैबलेट की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने उस बड़ा होने की वजह से फिर उन्होंने पार्क डेविस को भी एक्वायर कर लिया, अभी आजकल वो एक और कंपनी को एक्वायर करने के चक्कर में। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस। इसी तरह एक सिरप है अपजॉन का, जो बच्चों के लिए होता है, वो बच्चों को भूख लगाने की में मदद करता है ताकि बच्चे अच्छी भूख के साथ खाना खा सकें, वो इनका बड़ा पॉपुलर है। इस तरह इनका एक खांसी का शरबत है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि उसमें एक लतीफ़ा भी हुआ, एक ज़माने में केपीके में उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि पूरे पाकिस्तान की सेल एक तरफ थी, जिसमें पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, केपीके है, बलोचिस्तान है, कराची बहुत बड़ा शहर है,
लेकिन केपीके में उसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो खैर इनकी तो बिजनेस बढ़ रही थी, लेकिन इनका जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है या इनका जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, उनको थोड़ी सी ना एबनॉर्मल जो फिगर्स आती हैं, उनके फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं या उनके एंटीनास खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सारी रिसर्च की, पता ये चला कि केपीके में ये खांसी का शरबत जो है, ये जानवरों को, भैंसों को खास तौर पे पिलाया जाता है। तो इसकी वजह से भैंसें दूध देना शुरू कर देती हैं। जिस तरह वो इंजेक्शन लगाते थे ना भैंस को दूध देने के लिए, उसकी जगह पे ये सिरप की 2 बोतलें पिला देते हैं। अब वो 45-45 रुपए का सिरप होता था उस जमाने में, और इंजेक्शन जो है वो शायद उससे ज्यादा महंगा था। तो वो 2 बोतलें उसको पिला देते थे, तो उससे वो, अब वो कितनी भैंसें हैं और कितनी वो 2 बोतलें पिलाना रोज का, तो वो उन्होंने एनालाइज किया। फिर उन्होंने उसको लोगों को समझाया, या अपनी जो पूरी वहाँ हायरार्की थी उनको बताया कि जी ये आप ना करें। तो आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट या सर्विस, इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसको आप चेंज करते हैं कि वो कितना प्रॉफिटेबल है। मैं इसमें अपनी बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। व्हेन आई बॉट फल्कन इंजीनियरिंग, मेरी जो कंपनी है, आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले, 22 साल पहले, तो फल्कन इंजीनियरिंग में 2 चीज़ें होती थी। एक उसकी प्रोडक्ट थी जो कि कंप्यूटर्स थे, हार्डवेयर, कंप्यूटर, यूपीएस, सर्वर्स, इस तरह की चीज़ें थी। दूसरी केबलिंग और नेटवर्किंग थी, जिसके अंदर फिर हम एसएलएस जो है, सर्विस और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ले लेते थे। व्हेन आई टुक दिस कंपनी एज चैलेंज, और मैंने इस कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिश की, तो इस वाले पॉइंट को मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी आफ्टर दी 7-8 पॉइंट्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किए। अच्छा, प्रोडक्ट में ये था कि हमारा 90% बिजनेस प्रोडक्ट से आता था, 10% हमारी सर्विस थी, जिसके अंदर हमने केबलिंग को भी रखा हुआ था। केबलिंग इज अ ह्यूज अमाउंट बिजनेस, अभी भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है और अच्छी खासी इसकी वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाता है इसका। और एसएलए जो है, यानी कंप्यूटर्स की जो सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे कस्टमर्स में नेशनल असेंबली थी, सेनेट थी, ज़राई तरक्याती बैंक था, ब्रिटिश हाई कमीशन था, यूएस एम्बेसी थी, यूनाइटेड नेशंस के मिशन थे, यूएनडीपी था, और इस तरह के एचएमसी था, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान एयरफोर्स था, उसमें पीआईए के जितने दफ्तर थे वो इसमें शामिल थे, और वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे। अच्छा, हमने प्रोडक्ट से ज्यादा आहिस्ता 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 हमने प्रोडक्ट को हम 30% पे ले गए, और सर्विस को, यानी एसएलएस जो थे, मेंटेनेंस उसकी जो थी उसको, और केबलिंग और नेटवर्किंग को, इसको हमने 70% पे ले जाके हाई ऊपर रेज किया, इसकी परसेंटेज बढ़ा दी अपने बिजनेस में। उससे क्या हुआ कि हमें हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो गई। उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती थी, बॉक्स सेलिंग हम कहते हैं उसको, और इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा होता था। तो हमने जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता था और उसकी जरूरत भी थी मार्केट में, वो हमने काम बढ़ा दिया। मैंने ये चेंज किया था इसमें आके। तो ये एक बड़ा लीथल स्लाइड है हमारी ये वाली, जिसमें आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे बाटा और सर्विस को फर्ज करें करना हो, तो इसमें 2-3 चीजें आप बड़े रिलीजियसली चेंज कर देते हैं। वन इज, आप स्कूल शूज जो हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरे नंबर पे आप ये जो सेफ्टी शूज हैं फैक्ट्रियों में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, इसको आप ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे आप स्पोर्ट्स वियर में चले जाते हैं। आप जॉगर्स जो हैं बहुत ज्यादा वैरायटी के, आपको पता है कि स्क्वाश कोर्ट में जो जॉगर्स पहने जाते हैं, शूज पहने जाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं जो आपके और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बॉलर्स के अलग होते हैं, फील्डर्स के अलग होते हैं, बैट्समैन अलग जूते पहनता है, और फुटबॉल में अलग होते हैं। तो इस स्पोर्ट्स वेयर की अगर आप एक अलग सेगमेंट को टेकअप करके शुरू कर देते हैं, तो आपको प्रोडक्ट या सर्विस इसके अंदर देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने एक कल आपको ईमेल भेजी है, जिसमें हमने लिखा है कि मिडिल मैनेजमेंट जो है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकती है। That is one perspective, but the other perspective is in general cases middle management जो है, जो failed business होते हैं, उसमें ये बड़ा नेगेटिव रोल अदा करती है मिडिल मैनेजमेंट। हम सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, मिडिल मैनेजर्स और सेल्स मैनेजर्स वगैरह जो हैं, इनको हम फायर करते हैं इसमें। ऑल्दो कि हमारी फिलॉसफी होती है कि फायर नहीं करना, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लोग बड़े स्लगिश होते हैं।
मिडिल मैनेजमेंट जो है वो नीचे लोगों को डराती रहती है कि जी बहुत हालात खराब है कंपनी के, कंपनी कुछ नहीं कर रही, और ऊपर जो है कहती रहती है बिजनेस ही कोई नहीं है जी, कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर की एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो गलत खबरें नीचे और ऊपर, गलत खबरें नीचे और ऊपर, गलत हौसले नीचे और ऊपर, ये ट्रांसफर करती रहती है। तो मिडिल मैनेजमेंट जो है बाय एंड लार्ज ये आपकी सबसे बड़ा हर्डल होता है तरक्की में आपकी, या आपकी टर्न अराउंड मैनेजमेंट में। इसको आपने बड़ा रिलीजियसली देखना है। बेस्ट टाइम टू किक अप, आपने स्टार्ट कब करना है। आपने इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई चीज रमजान से पहले है, कोई चीज 1 जनवरी से है, आपने कोई स्कूल शुरू करना है अगर, तो उसकी जो आपने टर्न अराउंड करनी है वो इस तरह करनी है कि जनवरी से पहले पहले आप अपना सारा एडमिशन्स के प्लान तक बना चुके हों किसी भी स्कूल को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जनवरी में आपके नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं। इस तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर शुरू होने से पहले पहले आपको टाइम को सिलेक्ट कर लेना है कि इसको हमने मैनेज करना है। इस तरह सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है तो उसका मटेरियल कब आता है, कॉटन फैक्ट्री है तो उसका सीजन कब शुरू होता है, शुगर मिल है तो कब शुरू होता है, फ्लावर मिल है तो कब शुरू होता है। इसी तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट्स में, अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जो लाइव स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री में काम कर रही है तो उसके जो पीक सीजन हैं वो कौन से होते हैं, तो आपने उसका बेस्ट सीजन देखना है। उसके बाद एक्सपेंस कंट्रोल है। आप यूजुअली ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या छोटे छोटे पैसों से क्या फर्क पड़ता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाय को कंट्रोल करते हैं, आप एक, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बंद कर देते हैं, लेकिन एक होता है कि हर वक्त चाय खाना खुला हुआ है और लोग धड़ाधड़ चाय पी रहे हैं। एक है कि आप दिन में 2 दफा उसको रेगुलेट कर देते हैं। फैक्ट्रियों में या इस तरह की जगहों पे इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आप कैसे इसको कंट्रीब्यूट करेंगे या कैसे आप इसको लेंगे। इन सब चीज़ों के साथ आप कस्टमर डिलाइट जो है उसको मैनेज करते हैं कि ये कैसे आएगा। एक्सपेंस कंट्रोल बड़ा जरूरी है। अच्छा, वाइड फोकस इज नो फोकस। वाइड फोकस की एग्जांपल हम इस तरह देते हैं कि जिस तरह एक आपने देखा होगा लाउड स्पीकर का हॉर्न होता है, तो उसके पीछे जो उसका एक्चुअल जो लगा होता है जहाँ से आवाज निकलती है उसको, और आगे आप उसको मैग्नीफाई करते हैं या ऐसे करते हैं। यहाँ पे आपको उल्टा करना पड़ता है। आपको फोकस करना पड़ता है अपने इसको विजन को, या अपने फोकस को नैरो डाउन करना पड़ेगा। यानी हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टर्न अराउंड करने जा रहे हैं तो आपको एडमिशन से शुरू करना पड़ेगा कि यू हैव टू हैव अ गुड इनटेक ऑफ एडमिशंस। और साइमल्टेनियसली, दिस इज माय पर्सनल फिलॉसफी, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 years आई नोटिस्ड दैट एडमिशन का इनटेक अच्छा होना वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जगह जाके, कितने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाके आप इसको मैनेज करते हैं। अपने जो 2B स्टूडेंट्स होते हैं आपके, जिन्होंने एफएससी करके आना होता है, तो आपके उस यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द के 100 अगर कॉलेजेस को आप 100 दिन में 100 डिफरेंट लोगों को भेज के उनकी आप करियर काउंसलिंग के ऊपर 1 घंटे का सेशन करवा देते हैं। और 100 लोग जो है वो आपके फैकल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। आप 100 लोगों को स्पेशली ट्रेन करके 2 3 4 घंटे की ट्रेनिंग देके प्रेजेंटेशन स्लाइड बना के आप उनको दे दें और आप उनको सिखा दें कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी, ये हमने किया है। हमने जब फास्ट फैसलाबाद का कैंपस खोला तो डॉक्टर आफ्ताब साहब और मैं बैठे हुए थे, और डॉक्टर साहब कहने लगे ताहिर साहब हम आपके शहर में, मेरा चूंकि गोजरा से ताल्लुक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि हम आपके शहर में यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, एक तो आपसे इजाजत चाहिए और दूसरा आपसे गाइडेंस चाहिए कि हम क्या करें। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे 100 स्टूडेंट भी पहले सेमेस्टर के लिए आ जाएं, 2 सेक्शन हम लेके शुरू कर दें, तो कंप्यूटर साइंस का हमारा ये पहला स्टार्टअप हो जाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब दिस इज माय फिलॉसफी, दिस इज माय स्टाइल, कि अगर आप फैसलाबाद के 20 इर्द गिर्द के शहरों में, जिसमें समुद्री है, तांदलिया वाला है, गोजरा है, टोबा टेक सिंह है, झंग है, शाहकोट है, पीर माल है, समुद्री है, आप ये इर्द गिर्द के जितने 20 शहर हैं उनके अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर चले जाएं और वहां जाके 1 घंटे का सेशन कर लें। एफएससी के 2nd ईयर के जो बच्चे हैं उनको कम से कम, कि आपके लिए करियर काउंसलिंग, करियर प्लानिंग क्या है, करियर काउंसलिंग क्या है, आपके फ्यूचर क्या है, दुनिया में अगले 5 साल में और 10 साल में कौन सी टेक्नोलॉजीज जा रही हैं, तो उसके लिए आपको इन सब्जेक्ट्स का और इन डिपार्टमेंट्स का इंतखाब करना चाहिए। और उसके सिलसिले में अगर आप देखते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी जो है
वो फैसलाबाद में एक कैंपस खोल रही है, क्योंकि फैसलाबाद के ऑलमोस्ट कोई 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी उस जमाने में। यानी उधर से लाहौर तक, उधर से गुजरांवाला तक, उधर से मुल्तान तक, बीच में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। उधर से तांदलियावाला और साहिवाल पाड़ा तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो ये इतना बड़ा जो फुटप्रिंट था, इसको इन्होंने टेकअप किया और इस फिलॉसफी से लेके चले। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे। अभी आज तो हम सिर्फ पूरा इसका जो फ्रेमवर्क है, उसके जो सीधा पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक एक एग्जांपल मैं आपको साथ में दिए जा रहा हूँ, और वो पाकिस्तानी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो एग्जांपल जो हमने अपने हाथों से, अपने सामने, अपने एक्सपीरियंस में खुद की। ठीक है, एक्सपेक्ट टू विन। आप जब किसी, मेरी अपनी यही फिलॉसफी है कि जब मैं किसी कंपनी को टेकअप करता हूँ टर्न अराउंड करने के लिए, सिक यूनिट के रिवाइवल के लिए, तो मैं अपना ड्यू डिलिजेंस पूरी कर लेता हूँ। मैं स्टेक होल्डर्स के जो विजन है, स्टेक होल्डर्स की जो आप कह लें कि अप्रोच है, उसकी हिम्मत है, उनकी जो आप कह लें कि स्ट्रैटेजीज वैसे मुझे डील करने की हैं या मेरे साथ बातें करने की हैं, ये सारा होमवर्क करने के बाद ना फिर मैं जब शुरू करता हूँ काम, तो एक्सपेक्ट टू विन। स्टार्ट योर डे विद knowing that no matter what happens, you always succeed, because that is just the kind of person you are. Failure is only part of the game, but quitting is serious defeat. I mean it, I believe in that, और मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ, और मैं फिर करता चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे इस काम को जीतना है, मुझे इन स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी को टर्न अराउंड करना है, मुझे इस इंडस्ट्री को टर्न अराउंड करना है, मुझे वोल्टा बैटरी को टर्न अराउंड करना है, मुझे MIA कॉर्पोरेशन को टर्न अराउंड करना है। और वो हमने किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन 7-8 पॉइंट्स के साथ, 9 पॉइंट्स के साथ जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये पूरा फ्रेमवर्क है उसका, जिसके अंदर आपने चीजों को फिट इन करना है या आपने उसको एनालाइज करना है। ये 8-9 टेस्ट हैं आप कह लें, पैथोलॉजी के, CT स्कैन के, MRI के, रेडियोलॉजी टोटलिटी में आप कह लें, किसी इंडस्ट्री के भी ये टेस्ट हैं जिसके अंदर से आप इंडस्ट्री को गुजार देंगे तो आपके सक्सेस होगी। अच्छा, उसके बाद मैसिव इंटेलिजेंट एक्शंस आपको चाहिए। आपको गुरिल्ला मार्केटिंग बुक्स चाहिए, आपको कहाँ कहाँ फेलियर थे उसको, हमारा जो कल का सेशन है उसमें हम 20 फेलियर्स का अग्रेसिवली जिक्र करेंगे कि वो कौन से 20 फेलियर्स हैं जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैंने देखा है कि जब भी हम किसी बिजनेस को टर्न अराउंड करने जाते हैं तो उसमें हमें एग्रेसिवली ये चीजें नजर आती हैं कि ये 20 पॉइंट जो कल हम डिस्कस करेंगे, 20 फेलियर्स हम की फेलियर्स हैं, उसकी परसेंटेज भी साथ में दी हुई है कि कितने % कौन सी चीज है। मजे की बात है कि कल का सेशन एक स्लाइड पे होगा, एक स्लाइड है सिर्फ जिसके अंदर 20 पॉइंट्स हैं, और 20 पॉइंट्स के ऊपर हमारा टाइम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। हमें उसको अंडरस्टैंड करना है क्विकली, और वो 20 पॉइंट्स जो हैं वो आज के इन 8 पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे और डिटेल में। ठीक है जी, यहाँ तक तो मेरी तरफ से सेशन था। 10 मिनट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिए, और ठीक 10 बजे हम सेशन अपना खत्म कर देंगे। मेरी एक और कमिटमेंट है आज, मुझे उसको मैनेज करना है। तो लेट्स स्टार्ट फायरिंग क्वेश्चंस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आज का सेशन मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेशन मतलब मेरे लिए पर्सनली फॉर मी, because it was really a turn around for my mind to how to tackle the consultation and all. अच्छा चलें, So आप I हर am रोज यही going कहते to हैं। sir, I am going towards the question. First, I need to get the difference between communication and alliance, sir. जी, And my second question is that, sir, if a company is in underperformance, then why they should take a risk to get a consultation? Second question is this one. And sir, the third one also, it's very short one, sir. Mostly the government organization, they take the step at the nick of the time. What is the reason behind that, sir? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर को प्रॉब्लम होती है, एक सेकंड जरा, मैं मैंने कल भी अर्ज किया था कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को ट्रेन नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, लोग
इस काम के टर्न अराउंड में, अभी ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप बताइए कि क्या इसमें कोई न्यूटन्स फोर्थ लॉ ऑफ मोशन इजाद करना पड़ा हमें उसके लिए, या हमने कोई E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को कोई फॉर्मुलेट किया है? ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन अगेन मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, आपको हो सकता है कि आती हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक मैंने ये बातें नहीं सोची थी या ये सुनी नहीं थी या मैंने ये किताबें नहीं पढ़ी थी, तो मैंने इनको अंडरस्टैंड नहीं किया था। ठीक है ना? तो आज आपसे ये बातें शेयर की हैं, अगर ये 9 पॉइंट्स जो हमने शेयर किए हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना है, और मैंने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जितने भी काम किए हैं वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर फिट करके किए। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या PIA में लोगों के पास ये 9 चीज़ें हैं? आंसर इज नो। PTV के पास ये 9 चीज़ें हैं, या इसके फ्रेमवर्क के अंदर रख के वो इसको काम को करने की सलाहियत रखते हैं? आंसर इज नो। एक 217 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, एक साल से हमारा बजट कट हो गया है 50% का। 120 यूनिवर्सिटीज को मैंने कहा है कि जनाब ये मेरे पास स्टाइल है, ये मेरे पास चीज़ें हैं। फंड रेजिंग पे कल से हम एक और सेशन शुरू कर रहे हैं जो एक अलग टाइम पे होगा, गालिबन 3 बजे से 4 बजे तक। यूनिवर्सिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे हमने उसको डिज़ाइन किया है, और ये जो फाउंडेशन है, जैसे शिफा फाउंडेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में, इनको फंड रेजिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को। और गवर्नमेंट सेक्टर को भी है। वो जोक्स तो लोग गवर्नमेंट के बारे में भी कह रहे हैं कि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट जो है वो मांगती है या भीख मांगती है, माजरत के साथ। लेकिन अल्टीमेटली क्या यूनिवर्सिटीज़ फंड रेजिंग के फिनोमिना को समझती हैं? आंसर इज नो। कौन से वाइस चांसलर साहब हैं जो इंडस्ट्री के साथ इतने कन्वर्सेंटली गुफ्तगू करते हैं कि वो अपने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और शराइत हैं उनको सामने रखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करते हैं? या आपके जो ऑरिक के डायरेक्टर्स हैं, या आपके जो रजिस्ट्रार्स हैं, आपके जो, ऑल्दो कि उनका काम नहीं है, ये ऑरिक का काम है, या आपके जो वाइस चांसलर साहब हैं उनका काम है, लेकिन पूरी टीम जो है, क्या वो ये 9 पॉइंट्स जानती है? क्या ये 9 पॉइंट्स जो हैं ये मैं जानता हूं तो वो नहीं जान सकते? हमारा माइंड सेट है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, चेक आ जाता है, और हम जब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर अगर मैं अपनी डिग्री करने के बाद 2 साल जॉब कर लूं और मैं एक्सपीरियंस ले लूं तो फिर उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में आ जाऊंगा। हम उसको मना करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर उसने 2 साल चेक लेना शुरू कर दिया, हर महीने की पहली तारीख को उसके बैंक में चेक ट्रांसफर हो गया, तो वो हीरोइन का नशा है, अफीम का नशा है, चरस का नशा है, वो नशा उसको लग जाता है। फिर आप अपने एक इजी उसमें चले जाते हैं मोड में, और फिर आप जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको 4 साल की डिग्री करते ही अपने स्टार्टअप के ऊपर जाके ना आपको स्टार्ट करना शुरू कर देना है, और फिर वो मेंटोर्स आपको सिखाते हैं, कोच आपको सिखाते हैं, और आपके अंदर एनर्जी भी होती है, और कोई कंफर्ट जोन आपके पास नहीं होता। आपने भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना है, बेसिकली इट्स अ मैराथन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा हम्बल जवाब ये है कि एवरीथिंग इज डूएबल इफ ओनली यू बिलीव। लोग जानते हैं, करते नहीं है। ठीक है ना? उसकी वजह ये है कि उनको करके भी उतने पैसे मिल रहे हैं। ये अक्सर लोगों का, सरकारी मुलाजमीन का ये जवाब होता है, हम जनाब क्यों खामखा अपने आप को मुसीबत में डालें, हमारे ऊपर नैब के केस बने, हमारी लोग काम करेंगे तो एफिशिएंसी नजर आएगी, उसमें कोई गलती हो गई तो हमारी क्लास हो जाएगी और हमारा इवन कोर्ट मार्शल भी हो जाता है, या सिविल में जो उसको आप जो भी सजा देते हैं वो हो जाता है। तो आराम से काम कर रहे हैं, तनख्वाह अटेंडेंस लगाते हैं, तनख्वाह आ जाती है, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत दफा वाइस चांसलर साहब नाराज भी हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत उनकी डांट सुन लेते हैं, लेकिन जिंदगी आराम से गुजर गई है, कोई नैब का केस हमारे ऊपर नहीं। ये बेसिकली कंफर्ट जोन है जिसके ऊपर के यूनिवर्सिटियां भी चल रही हैं और सरकारी इदारे भी चल रहे हैं। जी, नेक्स्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी। आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की, जी। तो असल में होता ये है, आज मैं टीवी पे देख रही थी, PIA के लास्ट 11 ईयर्स में 10 CEO जो हैं चेंज हो चुके हैं। जी। राइट? इतने फ्रीक्वेंटली एक तो आपकी लीडरशिप चेंज हो रही है एट द टॉप। अच्छा, होता ये है तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में हर 3 साल बाद एक नया CEO आ जाता है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें होता यह है कि जैसे ही वो आता है एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आते ही अपनी एक नई टीम लेके आना चाहता है ऑन द टॉप। ठीक है,
एक रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, उनका करियर होता है, वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारी प्रमोशंस होंगी, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन फिर ये होता है कि वो एक इस तरह की स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एक ऐसी के बजाय इसके कि काम पे तवज्जो हो नए और पुराने की, क्योंकि पता तो सबको होता है कि इसमें करने की क्या जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 30 सालों से मुंसलिक है, उसको ज्यादा पता है कि हमारे अंदर क्या खराबी है। नया तो समझने में भी टाइम लगता है, उसको बहुत सारी चीजों को समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है, और सीखना भी वो उनसे है। तो ये एक अजीब किस्म की जो पावर स्ट्रगल है, अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए ना एक अच्छे एमिकेबल तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी अच्छी चेंजेस आ सकती हैं। जी, मैं आपके दोनों पॉइंट्स का जवाब देता हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है, जो रैंकर्स होते हैं ना, रैंकर्स हम कहते हैं कि एक बंदा सेक्शन अफसर बनता है और वो करते 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 सेक्रेटरी की ओहदे पे चला जाता है। तो उसके अंदर दो खूबियां हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो सेक्शन अफसर से चला और सेक्रेटरी बन गया और उसने इतने मोहतात तरीके से काम किया, या उसके जो मेंटोर्स और कोच थे विद इन द ब्यूरोक्रेसी, या जिन मिनिस्टर्स के साथ उसने काम किया या जिन ऑफिसर्स के साथ उसने काम किया, उन्होंने उसको ये सिखाया कि यार जितना कम काम करोगे, जितना कम रिस्क लोगे, उतनी तुम्हारी नौकरी आसान है। तो रैंकर्स के अंदर ये डर होता है, जो आपने कहा ना कि नीचे के लोग ऊपर बैठे होते हैं। एक यूनिवर्सिटी का अगर एक असिस्टेंट लेक्चरर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन जाता है, डीन बन जाता है, एचओडी बनता है, डीन बनता है, उसके बाद वो बन जाता है वाइस चांसलर, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए, मैं कभी भी उस वाइस चांसलर को अच्छा वाइस चांसलर नहीं समझूंगा। उसका रीजन ये है कि उसके पास कुएं के मेंढक वाला नॉलेज है, एक ही यूनिवर्सिटी के वो चीजों को जानता है। उसको ये नहीं पता कि कराची में यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कैसे चल रही हैं, लाहौर में यूनिवर्सिटियां कैसे चल रही हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, फाउंडेशन कैसे चलती है, और ग्लोबल यूनिवर्सिटियां कैसे चल रही हैं, क्योंकि उसने कभी अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के देखा ही नहीं है, अगर वो बाहर पढ़ने भी नहीं गया, नंबर एक। दूसरा जो आपने कहा ना कि इनसाइड नॉलेज, तो बाज़ का क्या होता है कि पीआईए वाला सिर्फ पीआईए के ही नॉलेज के साथ अपने आप को कंपैरिजन कर करके वो 32 साल उसी जगह पे खड़ा रहेगा। सेम वही सिचुएशन जो अभी हमने यूनिवर्सिटी की बात की थी। तो अगर वो 2-4 दफा कहीं बाहर निकलता है, या 2-4 लोग हम बाहर से लेके आते हैं, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हम कोई चैंपियन ले आते हैं, या जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी फ्रेड हसन की, जो हमारा टर्न अराउंड का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का चैंपियन है, इसी तरह ग्लोबली दुनिया भर में एविएशन के भी चैंपियन है, बैंकिंग सेक्टर के भी चैंपियन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी चैंपियन है, इवन हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग के भी चैंपियन है। तो जब हम उनको लेके आते हैं ना, तो उनके पास बिल्कुल ये वाला बेंचमार्क होता है, फॉर्म्स बने होते हैं, उसके अंदर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पोर इन करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनकी चीजों में जाके सेटल डाउन होती है, फिर वो देखते हैं कि कहाँ पे जगह खाली है, क्या चीजें हैं, किस तरह है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो इसके प्लसेस भी हैं, इसके माइनस भी हैं। एक बंदा जो, पहली बात तो ये है कि जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम में अगर किसी बंदे को रिटायर होने में 8 साल रहते हों, तो किसी कॉरपोरेशन का हेड नहीं लगाते उसको। पहला आपकी मैं बात की हिमायत करता हूँ कि 10 साल में 11 अगर सीईओ चेंज हो गए हैं, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल तो उसको सेटल डाउन होने में लगता है। दूसरे नंबर पे एक बंदे को ये पता है कि मुझे किसी दिन भी चीफ जस्टिस ने हटा देना है, मुझे किसी दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने हटा देना है, मैंने अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की बात ना मानी तो उसने मुझे फायर कर देना है। उस डर के साथ वो क्या काम करेगा, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर को क्या पता कि एविएशन क्या चीज है, अनलेस के खाकान अब्बासी जैसा बंदा जो पहले एयरलाइन का हेड बनता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, और फिर उसकी एयरलाइन ठीक चल रही है, पीआईए जो है उसके प्रीमियरशिप के दौर में भी खजल ख्वार होती है। तो इसके अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जो इन्फ्लुएंस हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ अच्छे फैसले कर रही है, कुछ गलत फैसले कर रही है, कुछ लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं लॉकडाउन को, कुछ लोग बुरा समझ रहे हैं। तो इसकी अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है, पीएमडीसी की शक्ल में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की शक्ल में, या 4-5 कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हों जो एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी रखते हों, जो हेल्थ केयर का तजर्बा भी रखते हों, और जो इस तरह के वबाई अमराज को निपटने का सलाहियत भी रखते हों, और उसके इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या आ रहे हैं, कॉमर्स के ऊपर क्या आ रहे हैं, इसके इकोनॉमी के ऊपर क्या आ रहे हैं, उसको भी रखते हों, आवाम का मोराल कैसे बूस्ट करना है ये भी जानते हों। तो ये टोटलिटी में अगेन 360 का लफ्ज़ मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर एक मिनिस्टर साहब हैं हेल्थ के, उनको इकोनॉमी का नहीं पता। जो हेल्थ केयर के लोग हैं वो इकोनॉमी वालों को कन्विंस नहीं कर सकते, इकोनॉमी वाले जो हैं वो हेल्थ केयर के साथ या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते।
तो सलाहियत की कमी है। हमें इन सब चीज़ों को सारी मुशावरत के साथ कलेक्टिव बार्गेन करके और नेशन की बेहतरी के लिए काम करना है। आप देखें कोरिया ने इसको टैकल किया है, न्यूजीलैंड की जो खातून प्राइम मिनिस्टर है उसने हैंडल किया है, जर्मनी की जो खातून चीफ हैं उन्होंने हैंडल किया है, एंजेला मार्केल ने। आपको मैं सिंपल ये कहता हूं कि आप उनको कॉपी कर लें, आप उनकी जो बेंचमार्क्स हैं उसको देख लें, आप बहुत सक्सेसफुली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपकी बात दोनों पॉइंट्स की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं उसके रीजन भी आपको दे रहा हूँ कि रैंकर की सोच महदूद होती है, मायोपिक सोच होती है, उसी यूनिवर्सिटी की या उसी हॉस्पिटल की या उसी मुल्क की होती है, उसी एयरलाइन की होती है। ये नुकसान भी होता है नीचे से ऊपर जाने वाले का। नॉलेज जरूर उसके पास होता है, लेकिन डायनामिक डिसीजन या चेंज मैनेजमेंट उसके पास नहीं होती, थ्रिल नहीं होती उसके पास, करेज नहीं होती उसके पास, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं होता उसके पास, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बाज़ औक़ात बाहर से भी लाना पड़ता है, लेकिन मेरे नज़दीक आप बाहर से जो लाएंगे उसको 8 साल का फ्री हैंड दे दें कि 8 साल तक, वो जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम है, जापान की क्वालिटी जो है टेक्नोलॉजी में, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन 8 साल से पहले फायर नहीं होता। हमें भी ये, जब तक हम लागू नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये नहीं, और चीफ जस्टिस साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपके इन मामला में दखल अंदाजी करें, उनका इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी भी पीआईए जो है वो चीफ जस्टिस साहब के डिस्पोजल पे बैठी है, स्टील मिल का फैसला भी चीफ जस्टिस साहब ने करना है। शेख रशीद साहब की आपने परसों की और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें सुना होगा, और वो उनको भी हालाशेरी दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब आपने फैसला करना है, जो आप करेंगे हुकूमत उसको एक्सेप्ट करेगी। दिस इज टोटल नॉनसेंस। ये मैं इससे आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, और हमने ये भी देखा है कि अक्सर ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस होती हैं उनमें अक्सर ऐसे एमडीज लाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी 60 के होने वाले होते हैं, और वो अपना आखिरी जो है ना ओवर खेल अपनी रहे होते जो हैं। वर्किंग लाइफ है वो यहाँ पे उन्हें पास कर दिया जाता है। तो आई मीन मतलब ये सब भी होता है, मतलब मैंने पर्सनली भी देखा है कि लास्ट उनके जो 3 इयर्स हैं उनके 60 इयर्स उसी में वो सुपर एनुएट हो जाते हैं। तो इस जी तरह भी होता है। और बात ये है कि मैं असल में जो बात कहना चाह रही थी ना, मैं ये चाह रही थी कि विन विन सिचुएशन क्रिएट इस तरह से करनी चाहिए कि ओल्ड और न्यू में आपस में एक गिव एंड टेक की सिचुएशन बन सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना पहुंचे। वरना ये होता है कि आप जो नई चीजें लाते हैं वो उसको सैबोटेज करने की कोशिश करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, या उनको नाकाम बनाने की, या कोई रिट कर दी इस तरह से। ये जी मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इफ वी आर एंड ऑफ द सेशन, तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो खुदा हाफिज करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।